ये जो सिंधिया के बारे में टिप्पणी की है, 24 कैरेट के गद्दार, कितनी कड़ी टिप्पणी मानते हैं आप, और क्या इसकी जरूरत समझते हैं आज के समय में? देखिए, टिप्पणी तो कड़ी है क्योंकि गद्दारों में कोई क्लासिफिकेशन तो नहीं होता कि कौन 24 कैरेट का है, कौन 18 कैरेट का, कौन 20 कैरेट का है। अब जिसने धोखा दिया वो गद्दारी होता है। अच्छा, रही बात ये गद्दार शब्द में आपत्ति क्या है? वफादार का विरोध विलोम गद्दारी तो होगा। आजकल हम शब्दों को लेकर भी बहुत हम लोग वो संवेदनशील हो गए हैं। अच्छा, गद्दार नहीं कहेंगे, धोखेबाज कहेंगे। धोखेबाज पे भी लोग कहेंगे इतना इतना कड़ा क्यों बोल रहे हैं? तो क्या कहा जाए? जो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अगर विश्वासघात करता है, विश्वास तोड़ता है, तो उसको यही कहा जाएगा। चाहे कोई भी हो, वो किसी भी जगह हो, सिर्फ राजनीति में ही हो, कहीं भी दोस्ती में, परिवार में, हर जगह उसको यही कहा जाता है। विभीषण आज तक जो है राम भक्त होने के बावजूद कोई विभीषण नाम नहीं रखता अपने लड़के का। तो ये तो हमारी संस्कृति है। अब आता हूं मैं मध्य प्रदेश के खास मौके पर। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको 24 कैरेट का गद्दार कहा है जयराम रमेश जी ने, ज्योतिरादित्य जी दरअसल राहुल गांधी के बहुत बेहद भरोसेमंद दोस्त थे। और ये दोस्ती दोनों की तब से थी जब राजीव गांधी और माधव सिंधिया की दोस्ती थी, और जब ये दोनों अपने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज भी थे एक तरह से, तब से दोस्ती थी। और दरअसल सिंधिया परिवार और नेहरू गांधी परिवार की दोस्ती बहुत पुरानी है। डॉक्टर राकेश पाठक इसको बेहतर तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। विजयराजे सिंधिया इंदिरा गांधी के संबंध बहुत अच्छे थे। बाद में आगे चल के दोनों में विरोध हुआ और विजयराजे अलग गई और इंदिरा गांधी से झगड़ा हुआ। बाद में जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस में आए तो उनकी और राजीव गांधी की बहुत दोस्ती थी। लंदन में साथ पढ़ते थे दोनों, सोनिया गांधी, राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया साथ पढ़े हैं वहाँ कैम्ब्रिज में। तो वो सब मित्रता थी, और वैसी ही मित्रता राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी थी। और राहुल गांधी ने आखिर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए थे तो ये भी कहा कि उनको तो कभी टाइम मांगने की जरूरत नहीं थी। वो तो उनकी एंट्री तुम्हारे बेडरूम में बेरोक टोक थी, और सही भी था। मैंने तो कई बार बेडरूम में तो नहीं, लेकिन संसद के भीतर जो है दोनों को ठाके लगाते हुए, हंसते हुए, ताली पीटते हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ मारते हुए देखा है। और मोदी जी को गले लगाने के बाद अगर राहुल गांधी ने आंख भी किसी को मारी थी तो सिंधिया को ही मारी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही मारी थी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं दोनों के बीच रिश्ते कितने अंतरंग थे, कितनी दोस्ती गहरी थी। क्योंकि इस तरह की जो चुहलबाजी होती है, ये व्यक्ति आदमी अपने बिल्कुल अंतरंग मित्र के साथ ही करता है। वहां और भी लोग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इसलिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कदम उठाया कि वो मध्य प्रदेश की सरकार पूरी दांव पर लग गई, वो ठीक है, उनका एक अधिकार था, उनका हक था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे या उनको जो है पावर चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि आप एकदम से 23 विधायक लेकर के वो सरकार जो 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी, उसमें सिंधिया की भी मेहनत थी, उसमें कमलनाथ की भी मेहनत थी, दिग्विजय सिंह की भी मेहनत थी, सुरेश पचौरी की भी मेहनत थी, और राकेश पाठक जैसे और प्रवीण पाठक जैसे तमाम सारे और लोगों की भी मेहनत थी। उसमें कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और राहुल गांधी की खुद की मेहनत थी। उस सरकार को एकदम से दांव पर लगा करके और चले जाना, और वो सरकार चली गई, तो निश्चित रूप से इससे सबसे ज्यादा कोई हाथ हुआ है तो राहुल गांधी हुए हैं। क्योंकि इसका ताना भी राहुल गांधी को ही सुनने को मिला है। मीडिया में तो ये कहा गया राहुल गांधी के खास दोस्त, बीजेपी ने तो कहा राहुल गांधी अपने दोस्त को संभाल नहीं पाए, गांधी परिवार संभाल नहीं पाया। कांग्रेस के भीतर जो नेता थे, जो सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती से दुखी थे, जलते थे, वो भी उनको भी मौका मिल गया ताना देने का कि भाई देखिए आपके दोस्ती छोड़ के चले गए ऐसे मौके पर। तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा आहत अगर कोई हुआ है तो राहुल गांधी आहत हुए हैं। जयराम रमेश ने ये बयान जो दिया है 24 कैरेट वाला, आप क्या समझते हैं अपने मन से दिया है, अपनी तरफ से दिया? ये बाकायदा राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद और उनकी सहमति के बाद दिया गया है। इसीलिए उन्होंने इस तरह कड़ा बयान दिया है, क्योंकि ये सवाल बार बार उठने लगा है। जब सिंधिया ने इस यात्रा का स्वागत किया तो लोगों को लगा शायद खिचड़ी फिर पक रही है दोनों के बीच में, और इसलिए जो है सिंधिया वापस आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिससे उनको लग रहा है कि वहां खुश नहीं है। इसका मैसेज कार्यकर्ताओं में नीचे तक बहुत गलत जाता। अब मैं बताऊं, ग्वालियर में एक विधायक है प्रवीण पाठक, राकेश भाई जानते हैं, वो लगातार सिंधिया के निशाने पर रहे। पार्टी के भीतर भी जब सिंधिया जी थे तब भी प्रवीण पाठक के निशाने पर थे। उनका टिकट पिछली बार पिछले चुनाव 2018 से पहले वाला चुनाव हुआ था 2015-13 का, तब उनका टिकट कट गया था। 2017 में उनको 2018 में उनको टिकट मिला, बहुत मुश्किल से मिला। उसके बाद वो लगातार वहां पर मोर्चा लेते रहे पार्टी के भीतर। जब सिंधिया छोड़ के गए तो सिंधिया जी ने बड़ी कोशिश की कि वो आ जाए उनके पाले में, क्योंकि ग्वालियर के ज्यादातर उस क्षेत्र के विधायक उनके साथ चले गए थे, प्रवीण पाठक नहीं गए। और आज ऐसे ऐसे और भी विधायक है, मैं एक नाम ले रहा हूँ, जो उस वक्त नहीं गए, जबकि उनको तमाम तरह के प्रलोभन थे, पद के, पैसे के, हर चीज के, डर भी दिखाया गया होगा।
लेकिन वो नहीं गए। तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी तो उन पर क्या असर पड़ेगा, उन विधायकों पर, उन कार्यकर्ताओं पर, उन पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों को। इसीलिए राहुल गांधी ने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए तुरंत कहा कि जो लोग बिक गए हैं पैसे में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी का यही बयान जयराम रमेश के लिए इशारा था कि आप क्लैरिफाई कर दीजिए कि जो पार्टी के गद्दार हैं उनको नहीं लिया जा सकता। श्रेणियां इसलिए बांटी गई कि जाहिर है अब गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद जिस तरह डैमेज किया पार्टी लीडरशिप को और खासकर राहुल गांधी को, उनको कैसे वापस ले लिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से राहुल गांधी के विश्वास को ठेस पहुंचाई तो जाहिर राहुल गांधी उसके लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कपिल सिब्बल के बारे में ठीक था, कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ी लेकिन पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसा बयान खासकर नहीं दिया। G23 में दस्तखत किए थे उन्होंने, ये अलग बात है, लेकिन जब से वो पार्टी छोड़ने के बाद और राज्यसभा में आने के बाद उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पार्टी को लगे कि कहीं नुकसान हो। और मुझे लगता है शायद देर सवेर उनकी वापसी हो भी सकती है। तो ये एक क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को कि किनसे कितना नुकसान हुआ है। पार्टी छोड़ के बहुत लोग ऐसे भी गए हैं जिन्होंने चुपचाप पार्टी छोड़ दी और कोई बयानबाजी नहीं की, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी। अब शंकर सिंह बघेला ने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन शंकर सिंह बघेला फिर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भले पार्टी में शामिल नहीं, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है लेकिन वो गुजरात में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जिता रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए अपने अपने कारणों से, किसी मजबूरी बस, लेकिन वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और ऐसे लोग हैं जिनके जाने से पार्टी को नुकसान हुआ, नेतृत्व की छवि को नुकसान हुआ, नेतृत्व के विश्वास को ठेस पहुंची। तो ये वर्गीकरण तो करना पड़ेगा।